गाज़ा स्ट्रिप के अंदर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिला। दरअसल में हुआ ये कि यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए कुछ ट्रक्स जा रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारी सहायता की सामग्री थी। अब लोगों ने जैसे ही इन ट्रक्स को देखा, लोग इनकी तरफ ट्रक्स की तरफ भागने लग गए और ये जब ट्रक्स आपके जो इज़राइल के टैंक्स थे, उनके काफ़ी करीब में चले गए ना, तो इज़राइल की फ़ोर्सेस ने यहाँ पर ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर फायर की वजह से लोगों के अंदर बहुत भगदड़ मच गई, जिस वजह से 100 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 750 के करीब-करीब लोग वहाँ पे उनको इंजरीज़ भी आई हैं। तो अपने आप में देखो बहुत ही एक सिचुएशन जो है काफ़ी खराब हमें देखने को मिलती है गाज़ा पट्टी के अंदर आज के समय के ऊपर। तो डेफ़िनेटली जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ की महिलाएँ हैं और जो आम नागरिक हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप्स आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ताकि इनकी जान इस तरह से बचाई जा पाए। इसके अलावा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि इंडिया अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। स्पेशली लार्ज इकोनॉमीज़ के अंदर इंडिया इज़ द लार्ज फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द लार्ज इकोनॉमीज़। अगर हम बात करें ना क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 3 मतलब जो हमारे पास अक्टूबर से दिसंबर 2023 का जीडीपी डेटा आया है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा आंकड़ा आया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 8.4% से हमने इस पर्टिकुलर अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर ग्रो किया है। एंड अगर हम बात करें इस पूरे साल की, तो जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा जो ग्रोथ का एस्टीमेट था, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है 7.6%। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, तो डेफ़िनेटली इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन इंडियाज़ सेकंड स्पेस पोर्ट के नाम से। क्या है ये चीज़? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे ना कि जब भी हमें अपना कुछ लॉन्च करना होता है, हम कहाँ से लॉन्च करते हैं? सर, वो यहाँ से लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा। आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है श्रीहरिकोटा के नाम से। वहां पर हमारे पास क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जिसको हम श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से लॉन्च हुआ करते थे। 1971 के अंदर हमने इसको एस्टेब्लिश किया था। अब इंडिया ने ना एक दूसरा स्पेस पोर्ट यहाँ पे बना रहा है। कहाँ पर? ये बन रहा है सर तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर ये आप जगह देख पाओगे, कुलासेकरा पट्टिनम, ठीक है ना? ये तमिलनाडु के अंदर आपका थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है। वहाँ से ये चीज़ हमें हमारा दूसरा स्पेस पोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग पहले तो ये सोचोगे सर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्या थी? अरे एक बात सोचो, पहले के ऊपर ना हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे श्रीहरिकोटा वाला जो था। अब आज के समय के ऊपर तो नई-नई प्राइवेट फर्म्स, स्टार्टअप्स, फॉरेन प्लेयर्स इनको भी अपने-अपने कुछ चीज़ें लॉन्च वगैरह करानी होती हैं। इनको भी तो अपनी सैटेलाइट्स हो सकता है ऑर्बिट से भेजनी हो सकती हैं। हमारी जो इसरो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ छोटी हमें सैटेलाइट्स भी भेजनी होती हैं। तो उसके लिए अगर हमारे पास दूसरा स्पेस पोर्ट होगा ना, तो हमारी जो लिमिटेशंस थी यहाँ पे पहले स्पेस पोर्ट की, वो कहीं न कहीं हम उसको टैकल कर पाएँगे। पहला तो सर ये फ़ायदा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पर आप इस मैप की तरफ ही देखना, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने श्रीहरिकोटा से कुछ लॉन्च करना है, ठीक है? और आप लॉन्च इस तरह से कर रहे हो। अब एक्चुअल में आप नोटिस करो जैसे आपने ये लॉन्च किया ना, तो बीच में ये श्रीलंका आ रहा है। समझ रहे हो? कोई भी जैसे पोलर मिशन होता है तो मान लो आपने आपने श्रीहरिकोटा से आपने पीएसएलवी भेजा। अब उसको ना क्या करना होता है, ये श्रीलंका के ऊपर से नहीं गुज़रना होता, श्रीलंका के साइड से होके गुज़रना होता है। देखो समझो इस बात को, जाना उसको टेक्निकली ऐसे ही है नीचे वाली साइड, पर क्योंकि रास्ते में श्रीलंका आ रहा है, तो इसको ऐसे ना घूम करके ऐसे जाना पड़ रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं क्या? इस चीज़ को बोलते हैं हम डॉग लेग मैन्यूवर, ठीक है ना? उसको इस तरह से मैन्यूवर करके जाना पड़ता है। अब जब ऐसे वो घूम के जाएगा, तो भाई इसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? बिल्कुल। तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी वजह से हमारे पास ना यहाँ पर हम जो दूसरा बना रहे हैं, कुलासेकरापट्टिनम, अब यहाँ पर ये श्रीलंका बीच में नहीं आ रहा। अब डायरेक्टली हम ऐसे ही करेंगे। इससे हमारा फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, डायरेक्टली हमारा फ्लाइट मूव करेगी। अकॉर्डिंगली हमें बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन कर दिया है। तो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए एंड किस तरह से आपको फ़ायदे देगा, वो सारे आपको हेल्प यहाँ पे हो जाएँगे। तो जैसे ना स्पेस पोर्ट, ये नाम इसका क्या होता है? स्पेस पोर्ट होता है। जैसे हम बोलते नहीं एयरपोर्ट से क्या होता है? एयरक्राफ्ट लॉन्च होते हैं, सी पोर्ट से आपकी शिप्स चलती हैं, उसी तरह से ये होता है स्पेस पोर्ट या फिर इसको कॉस्मोड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्या उसकी लोकेशन है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, इनहैबिटेड लैंड है कि लोग तो नहीं रहते उसके आस-पास, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से फिर यहाँ पे इस तरह से स्पेस पोर्ट्स बनाए जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, पहला हमने 1971 के अंदर श्रीहरिकोटा के अंदर बनाया था इस तरह से और उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको यहाँ पे हम
खत्म कर सकते हैं सेकंड वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नाम जो है ना डॉग लेग मैनूवर, इसको ध्यान रखना, कई बार ये पूछ सकता है। डॉग लेग मैनूवर क्या था, जो इस तरह से श्रीहरिकोटा से मूव करना पड़ रहा है ना, डायरेक्टली हम नहीं मूव कर पा रहे थे, इस चीज को बोलते हैं डॉग लेग मैनूवर, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं उससे फायदा हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंट रहेंगे। एंड हमारा जो अभी हमने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के पास में ही एक हमने पार्क बनाया है, स्पेस इंडस्ट्रियल एंड प्रॉपलेंट पार्क, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट की वजह से भी ना लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे, बाकी आप नोटिस कर पाओगे। तो ये काफी हिस्टोरिकल साइट रही है जो मैं बात कर रहा हूँ, कुलशेखरा पट्टिनम की, तो काफी हिस्टोरिकल साइट है। फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर अगर हम नोटिस करें तो एक एंशियंट पोर्ट हुआ करता था, बहुत सारे और भी पोर्ट्स थे इसके आसपास, कोलम हो गया, चिरान हो गया, पांडियन हो गया, उसी तरह से ये भी एक आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2 साल के अंदर इसको फुली कमीशन यहाँ पे कर दिया जाएगा, एंड इससे हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है ना, उनकी स्पेस एक्टिविटीज के अंदर भी इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें जानने चाहिए थे। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो विश्वास दिवस है उसकी ऑफर्स आप यहाँ पे देख पाओगे, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी आपके इनिशिएटिव्स है ना, आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर और भी मिल जाएंगे। ऑल्दो हमारे सारे कोर्सेज हमेशा से अफोर्डेबल ही रहे हैं, पर उनके अंदर विश्वास दिवस की वजह से आपकी अफोर्डेबिलिटी और भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आप रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके आप सामने देख पाएंगे, जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस और डिस्कशन के माध्यम से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बेहतर से कर सकते हो 2024 के लिए। इसके साथ ही साथ यूपीएससी प्रारंभ जो कि 2026 का बैच है, ये भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज के अंदर मिल जाएगा, जहां पर सेमेस्टर वाइज तरीके के अंदर आपको पढ़ाई कराई जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एग्जाम रेडी भी और इंडस्ट्री रेडी भी यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो कि हमारा पीसीसी क्रैश कोर्स है 2024 के लिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स की रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स की करवाई जाएगी, एंड संडेज को उनके टेस्ट वगैरह होंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाले प्रीलिम्स के लिए अच्छे से रेडी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट बैचेस हैं, चाहे संकल्प 4.0 इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, टाइटन 2.0 हो गया, प्रहार 2.0, ये सारे बैचेस आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ हमारे जो ऑप्शनल बैचेस हैं उनके प्राइजेस के अंदर भी फर्दर आप रिडक्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज आप डेफिनेटली इनको आप गो थ्रू कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इन सबका आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रेपरेशन को और भी अच्छे से इनहेंस कर पाओ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 371 ए एंड द कोल माइनिंग रेगुलेशंस इन नागालैंड। देखो बात यहाँ पर दरअसल में हो रही है नागालैंड की। होता दरअसल में क्या है ना, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 371 ए की, जैसे आपने आर्टिकल 370 तो सुना ही होगा ना, जम्मू कश्मीर के बारे में जो हम पढ़ा करते थे, अब इससे जे को कुछ पावर्स मिलती थी। सिमिलरली ना, जब हमने नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ 1963 के अंदर, उसके जस्ट पहले ना हमने आर्टिकल 371 ए बना दिया। उसके माध्यम से क्या हुआ, क्योंकि देखो नागाज जो पीपल थे उनको अपनी ऑटोनॉमी का डर था कि ऑटोनॉमी कहीं उनके से छिन ना जाए, तो आर्टिकल 371 के अंदर ए के अंदर ना हमने उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दे दिए, कुछ उनके लिए प्रोविजंस बना दी, ताकि उनकी ऑटोनॉमी यहाँ पे लोकल लोगों की यहाँ पे बनी रहे। वजह से ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होने को देखने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कोल माइनिंग की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलीगल कोल माइनिंग कर रहे हैं, एंड उस वजह से उसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो यानी कि ना इस आर्टिकल 371 ए की वजह से यहाँ पर कुछ मेजर हर्डल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको बता भी रहा था ना कि 1963 के अंदर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले कहीं ना कहीं सेंटर और जो नागा लोग थे उनके साथ में ना आपस में एग्रीमेंट हुआ कि आपको किस तरह की ऑटोनॉमी, आपको किस तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे, ताकि आपके जो कल्चरल है, आपका सोशल है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट कर पाएं। एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पे कौन से पार्लियामेंट के लॉज लगेंगे, तो एक तरह के ना पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई। जो वहाँ की लोकल लोग थे उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जो मान लो रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास इनको हैम्पर करता है, तो वो तभी लग पाएगा अगर स्टेट असेंबली वगैरह के द्वारा उसके लिए कुछ रेजोल्यूशन हो, और भी लैंड वगैरह के राइट्स वगैरह हो, वो यहाँ पे लोगों के यहाँ पे प्रोटेक्टेड देखने को मिल जाते हैं। बाकी गवर्नर का यहाँ पे रोल रहता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना। रीजनल काउंसिल्स यहाँ पे बनाई गई हैं कुछ कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के परस्पेक्टिव से, ताकि ये सारे जो मैटर्स हैं ना, आपके लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज, इस तरह के जो मैटर्स हैं, इनको यहाँ पे वहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी बनी रहे। अभी जो मुद्दा आ रहा है वो है आपका रेड होल माइनिंग का भी, और दूसरी तरह की माइनिंग का भी, कि बहुत सारी इलीगल तरह की यहाँ पे माइनिंग चल रही है, फिर माइनिंग करने के बाद जो जगह है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाकी और लोगों के लिए ना, चाहे वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से हो
या अदरवाइज़ अगर आप बात करो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। और एक्चुअल में ना ये सिर्फ़ नागालैंड के पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये आर्टिकल 371 की ना अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 371 की अगर बात करूँ, तो वहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371 ए आपका नागालैंड के लिए आ गया, 371 बी ये आपका असम के लिए, सी आपका मणिपुर के लिए। तो इस तरह से ना 371 जे तक इस तरह से चलता है, जो आपने अपनी लक्ष्मीकांत बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दरअसल में ना पहली बात तो ये समझो, ये डिस्कशन है किसका? इंडिया और नेपाल का। आई एम श्योर आप लोगों ने ना काली रिवर के बारे में सुना होगा। ठीक है ना? काली रिवर के बारे में आप जानते होंगे। इसको आप शारदा रिवर के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना? एंड साथ ही साथ महाकाली रिवर, ये सारे एक ही नाम है काली रिवर के ही। तो जब हम बात करते हैं ना इंडिया और नेपाल के बीच में, तो हालाँकि हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, पर बीच में कुछ-कुछ इश्यूज़ आए थे मेजरली काली रिवर की वजह से ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया है जो कि इंडिया और नेपाल दोनों यहाँ पे अपना-अपना एरिया क्लेम करते हैं। उस वजह से पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर हमारे बीच में कुछ इश्यूज़ आए हैं। अब यहाँ पर ना जो काली रिवर है, यहाँ पर भी ना अलग-अलग एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट क्या है, जिसमें एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, दैट इज़ आपका पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये आपने यहाँ पे नोटिस करो, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब एक्चुअल में डिस्कशन यहाँ पे ये हुआ था कि इस जो काली रिवर का पानी है, इसके माध्यम से हम डेफ़िनेटली इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करेंगे, ठीक है ना? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के माध्यम से, एंड वाटर का भी अकॉर्डिंगली शेयर होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला मुद्दे में ये था कि नेपाल काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एंड इंडिया को वो एक्सपोर्ट करेगा अलग-अलग हमारे स्टेट्स के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम वाटर शेयरिंग का भी था। पर ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों में ना कुछ हद तक दोनों कंट्रीज़ में कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, इस वजह से इसको आगे बहुत ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रीज़न बीइंग कि वाटर का भी ऐसा मान रहा है नेपाल कि वाटर ना एक्चुअली इंडिया को पे करना चाहिए, कि इंडिया शुड एक्चुअली पे नेपाल बिकॉज़ इंडिया के पास पानी ज़्यादा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर नेपाल का कहना है। एंड इस वजह से आपका ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी रुक गया है, क्योंकि दोनों साइड में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, ठीक है ना? कि किसको कितना बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए, डैम की हाइट कितनी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो भी उतनी नहीं मिल रही, एंड हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ना, उसकी वजह से भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, महाकाली रिवर आपकी, इसको शारदा रिवर या काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयाज़ के अंदर काला पानी के अंदर ये ओरिजिनेट होती है, एंड इंडिया और नेपाल का ये वेस्टर्न बॉर्डर हमें देखने को मिल जाएगा, और इसका लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देखने को मिलता है। बाद में जाके ना यहाँ पे नोटिस करना, ये घाघरा रिवर के अंदर ये आके मिल जाती है, जो कि एक गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। ये पॉइंटर्स आप जानते होंगे, ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखो एक हमारे यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी 1996 के अंदर हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, जहाँ पर हमने बात की थी कि हम किस तरह से महाकाली रिवर के आस-पास का एरिया है, उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे, आपस में दोनों कैसे म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जिस तरह से बाउंड्री दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे बैराजेस, बहुत सारे डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स का यहाँ पे डिस्कशन इसके अंतर्गत हुआ है। पॉइंट अभी यही है कि अभी ना कहीं न कहीं ये जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है अपने आप में रुक गया है ओवर द इयर्स, बहुत ज़्यादा डिस्कशन दोनों कंट्रीज़ में इसके रिगार्डिंग हो नहीं रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बैनिंग ऑफ ऑर्गनाइजेशन अंडर यूएपीए। देखो सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, सुमजी फैक्शन एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, भाट फैक्शन, इन दोनों को यहाँ पर यूएपीए के अंतर्गत इनको एक तरह से इनको अनलॉफुल कर दिया गया है। बेसिकली इनको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो यूएपीए जो 1967 के अंदर आया, उसके अंदर ना समय-समय के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स आती रही हैं, ताकि जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंडिया की इंटीग्रिटी है, उसको मेंटेन किया जा पाए, एंड कोई भी इसके अगेंस्ट अगर काम करता है, तो उसको यहाँ पे हम प्रॉपर्ली उसको बैन वगैरह कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूआपा है, इसके अंदर इंडियन और फॉरेन सिटीज़न दोनों को चार्ज किया जा सकता है, एंड इवन अगर कोई क्राइम अगेंस्ट इंडिया कमिट होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाती है। बाकी कोई मान लो पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, एंड कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के ऊपर होता है जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है यूएपीए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग पावर जो होती है यूएपीए की, वो स्टेट पुलिस के पास भी होती है, एंड डेफिनिटली एनआईए का तो काम ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को इंश्योर करना है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इंडिया से एलिमिनेट किया जा पाए। तो इस तरह से बैन वगैरह लगा जा सकते हैं, अगर कुछ लगता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है। यहाँ पर ना अपील का भी प्रावधान है कि यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल होता है जो कि रिव्यू करता है या फिर अपील को हियर कर सकता है अगेंस्ट द बैन। पर अपने आप में काफ़ी ये स्ट्रिंजेंट लॉ है, जो कि इंश्योर करता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहे।
समय-समय के ऊपर देखो 1967 का एक्ट था, समय-समय के ऊपर इसके अंडर अमेंडमेंट्स आए हैं। जैसे 2004 के अंदर टेररिस्ट एक्ट्स को उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर आया। 2008 के अंदर अगर ऐसा देखा गया कि किसी भी चीज़ से होती है कि मान लो या तो इंटीग्रिटी को हैम्पर हो रहा है या फिर हो सकता है कि ऐसा करे, तो ये लाइकली वाली चीज़ें भी, ये चीज़ भी टेररिस्ट एक्ट के अंदर आ गई। एक मेजर जो चेंज आया था ना, वो 2019 के अंदर आया था। 2019 से पहले आप क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता था, आप उसी को सिर्फ एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे। पर यहाँ पर एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करने का प्रावधान आने लग गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं जो एक इंसान खुद भी कर सकता है, जिसको हम लोन वुल्फ अटैक के नाम से जानते हैं। तो लोन वुल्फ अटैक को भी यहाँ पे हमने टेरर की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाल दिया था। एंड साथ ही साथ हमारे जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, उनके अप्रूवल से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि सीजर और अटैचमेंट ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जकरंडा ब्लूम। देखो जकरंडा अगर आपने नहीं सुना ना, तो आप लोगों ने नीली गुलमोहर के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। उसी पेड़ को यहाँ पे हम जकरंदा के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक्चुअल में ना, ये जो जकरंदा की मैं बात कर रहा हूँ या फिर आप नीली गुलमोहर की बात कर लो, ये ना दरअसल में क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज है। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में इससे हमें क्लाइमेट चेंज का पता लग जाता है। अगर मान लो कि ये जो इंडिकेटर है, अगर मान लो ये बहुत जल्दी आपके जकरंदा जो आपके है, आपके नीली गुलमोहर है, अगर बहुत जल्दी से अगर इसके फ्लावर जल्दी निकलने आने लग गए साल के अंदर, तो हमें पता लग जाएगा कि कुछ ना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ है ना, मैक्सिको के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जनवरी के अंदर ही अपने फ्लावर्स देने स्टार्ट कर दिए, जबकि जनरली ये फरवरी या मार्च के अंदर अपने फ्लावर्स देते थे। क्या ये बात समझ आई? तो इससे हमें ना क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेटर स्पीशीज हम जानते हैं कि इंडिकेटर स्पीशीज वो होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि क्या सिचुएशन है ओवरऑल इकोसिस्टम की, जिनके होने से हमें पता लगता है कि हाँ बाकी और स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, एंड अगर वो एब्सेंट है, इससे हमें पता लगेगा कि बाकी और ग्रुप की स्पीशीज एब्सेंट रहेंगी। जैसे आपके लाइकन्स हो गया, आपके स्पॉटेड आउल्स हो गया, ये सारे इंडिकेटर स्पीशीज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं और बात करूं जकरंदा की, तो आप देखने को मिलेगा कि ब्राजील हो गया, आपका नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना हो गया, उनके ये नेटिव हमें ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ब्राजील के अंदर इसके वुड को यूज करके गिटार्स बनते हैं, मेडिसिनल एडवांटेजेस भी देखने को मिल जाते हैं, वुड कार्विंग्स भी होती हैं इनके ऊपर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इनके जो इस तरह के जो ट्रीज है, ये हमें ग्रो करने को मिलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर, जहाँ पर सॉइल वेल ड्रेन्ड होती है एंड काफ़ी सारी अच्छी खासी सनशाइन भी वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर हमिंग बर्ड्स हो गया, बीज हो गया, इस तरह के भी आपके जो अलग अलग आपके बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर जकरंदा के ऊपर फ्लावरिंग का चेंज आएगा, अगर फरवरी मार्च की जगह जनवरी के अंदर ही यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो जो बर्ड्स हैं, इनकी पॉपुलेशन के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन जो हमें आज डिस्कस करने थे। इसी डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एयू की बात करें तो बिल्कुल ये रीसेंट एडिशन है G20 के अंदर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ईयू कंट्री जहाँ पे इकोसाइड को किया गया है एज अ क्राइम, तो बेल्जियम बिल्कुल ईयू कंट्री है जिसने ये चीज़ करी है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, अगलेगा आइलैंड आपका पैसिफिक नहीं, ये आपका इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा आज के एमसीक्यू होमवर्क आपका रहेगा एक 2015 का क्वेश्चन जीईएसी के रिगार्डिंग, एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू कुछ मैपिंग पर्सपेक्टिव से कह लो, या रिवर कहाँ से फ्लो करता है, ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे आज का होमवर्क रहेगा। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, तो आप जानते हैं कि महंगाई दो तरह से होती है, एक होती है डिमांड पुल, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर हमारी ये कोशिश रहती है कि जो अगर पैसा लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं या मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन आती है, दैट इज डिमांड पुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज है, इससे मनी इन द मार्केट इंक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंगली लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा एंड वो गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। अगर सरकार फिस्कल स्टिमुलस दे रही है, उससे भी मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की, देखो इससे क्या हो रहा है, महंगाई की वजह से अगर जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, ये डिमांड पुल नहीं, ये कॉस्ट पुश है। क्योंकि अगर जो वेजेस हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज बढ़ रही है ना, इससे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। उस कॉस्ट के बढ़ने से वो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड, नॉट डिमांड, उस चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो जो टीवी बनाने वाली कंपनी है, उस टीवी बनाने वाली कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज बढ़ रही है, तो टीवी की कॉस्ट बढ़ जाएगी।
तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, ना कि डिमांड पुल। तो थर्ड इनकरेक्ट होगा। परचेसिंग पावर बढ़ने से कहीं ना कहीं अगर आपकी ज्यादा इनकम आती है तो उससे आप ज्यादा डिमांड करोगे, तो ये भी डिमांड पुल। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी इन्फ्लेशन कम होती है, ना कि बढ़ती है। तो आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 4 आर द रीजन बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है ना। दूसरा मैंने होमवर्क दिया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे थे। एक्चुअली ना इसका मैं आपको समझा ही देता हूं। जब मैं बात करता हूं ना अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर नोटिस करना कि ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है ना, ये दरअसल में हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। ये जो अमेंडमेंट होता है संविधान का अमेंडमेंट, ये आप लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर राज्यसभा के अंदर भी। इसके साथ ही साथ इसको कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर कौन होता है? एनीवन अदर देन द मिनिस्टर। वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, ऑपोजिशन का भी हो सकता है, दोनों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। मेजॉरिटी चाहिए होती है, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ ही साथ दोनों के दोनों हाउसेस को यहाँ पे बिल पास करना होता है। कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है। अगर मान लो आपको कुछ फेडरल प्रोविजंस को आपको अमेंड करना है, जैसे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट या और इस तरह की मतलब कुछ जो पावर्स वगैरह होती हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टेट को इम्पैक्ट करती हैं, वहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स को यहाँ पे रेटिफाई करना होता है बाया सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है ना। एंड इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट का भी कुछ रोल होता है, पर आप ध्यान में रखिएगा कि अब वो रोल थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आफ्टर 24th अमेंडमेंट ना, अगर प्रेसिडेंट्स आपको ऑब्लिगेटरी है, उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको असेंट देना ही होता है। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ स्टेट्स का कोई इसमें खास रोल नहीं होता, एक्सेप्ट अगर फेडरल प्रोविजन अमेंड करनी हो। अदरवाइज आप स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर इतनी प्रोविजन समझ आ गई हैं तो बड़े आराम से आप इसका आंसर कर दोगे। जो पहला कह रहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है, बिल्कुल प्रेसिडेंट हैज टू मैंडेटरी गिव हिज असेंट। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के द्वारा पास करना चाहिए एंड कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शंस। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।